Hello friends, welcome back at Movies Explained by Rohan. And to all my YouTube family, wish you a very happy Diwali. इस दीपावली को भी आपको एंटरटेन करने मैं हाजिर हूँ। तो आज मैं 2020 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री द अनबॉर्न को एक्सप्लेन करूँगा। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय डैन लेसन एंड स्टारिंग मैनी परेस एंड क्रिस वैलेंट इन लीड रोल। तो चलिए अब बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है हॉस्पिटल में एक लेडी टिफनी को दिखाते हुए जो कुछ परेशान दिख रही थी। हमें पता लगता है कि टिफनी यहाँ अपने प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आई है। चेकअप के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है और यहाँ हम उसके चेहरे पर कुछ परेशानी के साथ साथ एक कंफ्यूजन को भी देख पाते हैं। अगले सीन में हमें पता लगता है कि टिफनी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो उसी के बॉस हेनरी के साथ रिलेशनशिप में है और ये बच्चा भी उसी का है। उस दिन टिफनी हॉस्पिटल से सीधा कंस्ट्रक्शन साइट पर आती है ताकि वो हेनरी को इस बच्चे के बारे में बता पाए, लेकिन उसे ये मौका ही नहीं मिलता। कोई ना कोई बार बार आकर उनको डिस्टर्ब जो कर रहा था और टिफनी को जब मौका मिलता भी है बात करने का तो हेनरी कुछ बहाना देकर वहां से निकल जाता है। और यहाँ हमें पता लगता है कि टिफनी अपने बच्चे को लेकर इतनी परेशान क्यों है। एक्चुअली हेनरी उनकी रिलेशनशिप को जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, वो तो बस टाइम पास के लिए टिफनी के साथ था। अभी तो ये पता होने के बावजूद कि टिफनी उससे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती है, वो वहाँ से उसकी बात सुने बिना ही निकल जाता है। हम टिफनी के फ्रेंड जोल को देखते हैं जो टिफनी को उदास देखकर उसे थोड़ा लाइट अप करने की कोशिश करता है। एक्चुअली जोल टिफनी से प्यार करता है, लेकिन वो आज तक ये बात टिफनी को नहीं बता पाया क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि टिफनी उसे मना कर देगी और वैसे भी वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त को नहीं खोना चाहता। हमें टिफनी और उसके कोवर्कर माइक की बातों से ये पता चलता है कि वो लोग इस पुरानी बिल्डिंग को कल सुबह गिराने वाले हैं। आज रात उन लोगों की लास्ट शिफ्ट है, लेकिन उससे पहले उन लोगों को पूरी बिल्डिंग को एक बार चेक करने को बोला गया है ताकि कहीं कोई भी पुराना सामान या मशीनरी या ना रह जाए। आज टिफनी, जोल और माइक की ही शिफ्ट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माइक को उसकी माँ के हेल्थ चेकअप की वजह से निकलना पड़ता है और रह जाते हैं टिफनी और जोल। यानी अब सारा काम टिफनी और जोल को ही संभालना पड़ेगा। उधर हम हेनरी को लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाते हुए देखते हैं, लेकिन अचानक से उसकी लिफ्ट एक बिल्कुल सुनसान सी फ्लोर पर जाकर रुकती है। वह इतना अंधेरा था कि ठीक से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। हेनरी जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाता है कि तभी कोई उसको उसी अंधेरे में खींच लेता है और हमें उसकी चीखें सुनाई देती हैं। इधर टिफनी और जोल की शिफ्ट शुरू हो गई थी। टिफनी जोल को पूरी बिल्डिंग को एक बार फिर से चेक करने को बोलती है। वो लोग अपना काम कर ही रहे थे कि तभी पूरी बिल्डिंग में कुछ अजीब से इंसिडेंट शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जब टिफनी अपना काम कर ही रही थी कि तभी उसे कंट्रोल रूम के बाहर लॉबी से कुछ आवाज आती है और जब टिफनी चेक करती है तो उसे वहां एक खिलौने के अलावा कुछ नहीं मिलता। टिफनी इस चीज को उस समय तो इग्नोर कर देती है, लेकिन कई बार उसके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन इस बार जब टिफनी को किसी की आवाज सुनाई देती है, मानो जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। इस बार टिफनी वहां की लाइट ऑन करके भी देखती है, लेकिन अभी भी वहां उसे कोई नहीं दिखता। बस इस बार एक बॉटल वहां पड़ी हुई थी। टिफनी को लग रहा था कि जरूर एक काम चूहों का था, लेकिन इस कंस्ट्रक्शन साइट पर तो चूहे कहां से आएंगे क्योंकि वो तो डेली यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। टिफनी बार बार अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही थी। एक बार को तो वो हेनरी को फोन भी लगाती है, लेकिन हेनरी कैसे फोन उठाता, उस बेचारे का तो खुद कोई अता पता ही नहीं था। उधर जोल के साथ भी कुछ अनयूजुअल होता है। टिफनी उससे बताती है कि लेवल 13 पर सिक्योरिटी डोर अपने आप ही अनलॉक हो गया है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? जोल ने तो अभी चेक किया है। जोल जब वापस लेवल 13 पर जाता है तो सच में ही उसे डोर अनलॉक मिलता है। उधर टिफनी को लेवल 13 से लगातार सिक्योरिटी अलार्म मिल रहे थे, तो वो जोल को वहां जाकर चेक करने को बोलती है। जोल जब अंदर जाता है तब उसे पता चलता है कि ये किसी डॉक्टर थैचर का ऑफिस हुआ करता था।
वहाँ पड़े कुछ पेपर कटिंग्स और इक्विपमेंट्स को देखकर लग रहा था कि वहाँ किसी का कोई एक्सपेरिमेंट चालू था। लेकिन जोल को और अंदर जाने पे जो दिखता है उससे जोल को यकीन नहीं होता। किसी ने एक बच्चे को उसके फीटस के साथ एक लिक्विड से भरे जान में रखा हुआ था। जोल टिफनी को तुरंत ये बात बताता भी है, लेकिन टिफनी को इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि ये डिमोलिशमेंट की पॉलिसी है कि बिल्डिंग गिराने से पहले वहां रखे हुए सभी सामान को हटाया जाना होता है। तो ये चीज यहाँ कैसे रह गई? किसी की नजर कैसे नहीं गई इस पर? टिफनी को वह कुछ गड़बड़ लग रही थी, तो वो तुरंत ही इमरजेंसी नंबर को कॉल लगाती है और पुलिस से सुबह यहाँ आकर चेक करने को बोलती है। जोल को वहाँ एक किताब भी मिलती है जो किसी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट की तरह लग रही थी, तो जोल उसे रंग लेता है और तभी हम जोल के पीछे किसी की परछाई को देख पाते हैं। जोल अब तक वापस कंट्रोल रूम में आ चुका था। वो टिफनी को लेकर वहां से जाना चाहता था, लेकिन टिफनी उसे शांत करती है। लेकिन जब टिफनी की नजर बाहर की तरफ जाती है तो उसे एक बार बड़ा ही क्रीपी सा आदमी दिखाई देता है। वो बाहर जाकर चेक भी करती है, लेकिन तब तक वहां से वो आदमी गायब हो चुका था। लेकिन तभी जॉल और टिफनी दोनों को ही किसी की दर्द में कराने की आवाज आने लगती है और वो श्योर हो जाते हैं कि इस बिल्डिंग में जरूर कोई ना कोई तो मौजूद है। पूरी बिल्डिंग में एक अजीब सा माहौल था। जोल बाहर जाकर चेक करने का डिसाइड करता है, लेकिन जाने से पहले उसकी नजर टिफनी के बेबी की पिक्चर पर पड़ जाती है। टिफनी के प्रेग्नेंट होने की बात से वो तो टूट ही जाता है। आखिर वो तो टिफनी से शादी करने तक का सोच रहा था। वो बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन उन दोनों को पता था कि ये वक्त लड़ने का नहीं बल्कि साथ काम करने का है। तो जोल पूरी बिल्डिंग को चेक करने लगता है। इसी बीच टिफनी को माइक की माँ का फोन आ जाता है। उससे माइक के बारे में वो पूछती है। वो कहती है कि माइक तो अभी तक घर ही नहीं पहुंचा। इसका मतलब माइक अभी भी इसी बिल्डिंग में फंसा हुआ है, अभी तक घर नहीं गया। उधर जोल को पूरी बिल्डिंग में बच्चों की कहानी की आवाज सुनाई देने लगती है और इधर टिफनी भी ये आवाजें सुन पा रहे थे। जोल आवाजों का पीछा करता है और तभी उसे वहां किसी के पैरों के निशान मिलते हैं, यानी सच में ही कोई है इस बिल्डिंग में। लेकिन सीसीटीवी कैमरास में तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। टिफनी ये सब देख ही रही थी कि तभी फिर से वहां किसी के एक लेवल पर सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। तो टिफनी फिर से जोल को वहां जाकर चेक करने को बोलती है। वो उसे बताती है कि इस बार भी ये लेवल 13 का ही सिक्योरिटी अलार्म है। जोल वैसा ही करता है, वो जाता है वहां चेक करने। लेकिन जब जोल सब कुछ चेक कर ही रहा था कि तभी उसके पीछे का चैनल अपने आप ही खुल जाता है और उसे वहां किसी जानवर की बहुत ही डरावनी सी आवाज सुनाई देती है। जोल बहुत ही डर जाता है और भागता है लिफ्ट की तरफ, लेकिन लिफ्ट भी उस समय जाम हो चुकी थी। चारों तरफ बस एक अजीब सी खामोशी छा रही थी। इतने में ही जोल को अपने सामने दो बच्चे दिखते हैं जो बड़ी ही क्रीपी वे में उसकी तरफ पड़ रहे थे। जोल काफी घबरा जाता है, बड़ी ही मुश्किल से लिफ्ट का अंदर आ पाता है, लेकिन तभी लिफ्ट अचानक उसी अंधेरी फ्लोर पर जाकर रुक जाती है जहां से हेनरी गायब हुआ था। लिफ्ट को वापस से चालू करते वक्त जोल की उंगली में एक नुकीली सी चीज घुस जाती है और वो दर्द में कराने लगता है। ये सब चल ही रहा था कि तभी उसके सामने एक अजीब सा आदमी आ जाता है। जोल समझ जाता है कि इतनी देर से जो परेशानियां उठा रहे हैं वो इसी आदमी की वजह से है। जोल कैसे ना कैसे वहां से अपनी जान बचाकर कंट्रोल रूम में टिफनी के पास वापस आ जाता है। वो टिफनी को कुछ तस्वीरें दिखाता है कि यही वो आदमी और उसके बच्चे हैं जो उन्हें डरा रहे हैं। टिफनी को काफी समझाता है कि ये लोग इंसान नहीं है, उन्हें ऐसे भाग चलना चाहिए, लेकिन टिफनी नहीं मानती। अब तक जोल की उंगली का पूरा घाव काफी बढ़ गया था। टिफनी वो चीज निकालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। टिफनी जोल को माइक के बारे में बताती है कि वो अभी तक घर नहीं पहुंचा, मतलब वो इसी बिल्डिंग में ही है। अब ये सुनकर तो जोल को लगता है कि उस आदमी ने माइक के साथ जरूर कुछ गलत किया होगा, तो भागता है अपने दोस्त को बचाने। तभी टिफनी उन तस्वीरों और उस किताब को देखने लगती है और समझ पाती है कि वो आदमी और कोई नहीं डॉक्टर ठचरी है, और इन तस्वीरों में साफ पता लग रहा है कि उन्होंने जरूर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पर यह एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे वहां कुछ गलत हुआ और सभी को अपनी जान देनी पड़ी।
और न्यूज़ आर्टिकल में भी तो यही लिखा था कि यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें थैचर फैमिली मर चुकी थी। उधर जोल को माइक भी बड़ी बुरी हालत में मिलता है। माइक की पूरी बॉडी में वही नुकीली चीज़ फैल चुकी थी और वो पंचे उसे और तड़पा रहे थे। ये सब देखकर तो जोल को मानो सदमा ही लग जाता है। उसे अचानक से अस्थमा अटैक आ जाता है और वो वहीं गिर जाता है। वो बच्चे उसकी तरफ पढ़ने लगते हैं, लेकिन तब तक टिफनी वहां पहुंच जाती है और उसे बचाकर कंट्रोल रूम में ले आती है। अब तक जोल की हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो चीज उसकी पूरी उंगली में फैल चुकी थी। उन दोनों को ये समझ आ चुका था कि उन्हें यहाँ से निकलना ही होगा, किसी ना किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना ही होगा। तो जोल डिसाइड करता है कि वो टिफनी को बचाने के लिए खुद उस आदमी को कन्फ्रंट करेगा और वहां से चला जाता है। टिफनी उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जोल नहीं रोकता। तभी टिफनी को उसी आदमी का कॉल आता है और यह हमें पता लगता है कि असल में तो वो टिफनी के बच्चे के लिए ही सब कर रहा है। अगर टिफनी उसे अपना बच्चा दे दे तो वो जोल और उसे जाने देगा। टिफनी सुनकर बहुत डर जाती है और फोन ही काट देती है। उधर जोल उस लिफ्ट में फंस चुका था। टिफनी उससे उस सिक्योरिटी सिस्टम की मदद से बात कर पा रही थी। तभी जोल टिफनी को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और हमेशा से उसे शादी करना चाहता था। टिफनी भी उसकी सारी फीलिंग्स को समझ पा रही थी, लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले ही वो आदमी जोल को वहां से नहीं जाता है। टिफनी उसको कुछ नहीं कर पाती, वो बस देखती ही रहती है। ये सब चल ही रहा था कि तब तक जनरेटर का भी फ्यूल खत्म हो जाता है। टिफनी जनरेटर में फ्यूल डालने के लिए जाती है कि तभी डॉक्टर थैचर उस पर हमला कर देते हैं। टिफनी वहां से तो अपनी जान बचाकर निकल आती है, लेकिन वो एक क्रिएचर वो भी उस पर हमला कर देता है। उसके पूरे शरीर से वही नुकीली चीज निकली हुई थी। टिफनी उसी कपड़ों से पहचान पाती है कि यह और कोई नहीं बल्कि हेनरी है, जिसके पूरे शरीर में ये चीज फैल चुकी है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बन चुका है। और ये अब वो पहले वाला हेनरी नहीं, वो उससे भी कैसे ना कैसे जान बचाकर लेवल 13 पर पहुंच जाती है। लेकिन वहां उस पर डॉक्टर थैचर उस पर हमला करके उसे वहीं बांध देते हैं। और यहाँ हमें पता लगता है कि ये डॉक्टर और उसकी वाइफ उस ब्लास्ट में बच गए थे, लेकिन उनके बच्चे नहीं बचे थे। ये स्पिरिट्स उन्हीं के बच्चों की हैं, जो इतनी देर से उन्हें डरा रही है। इतने सालों से वो दोनों किसी प्रेग्नेंट लेडी की तलाश में थे। ऐसा ही मौका चाहिए था उन्हें। कितने सालों से चक्कर यही रह रहे थे। एक्चुअली डॉक्टर इन प्रेग्नेंट लेडी के फिटस में उसी नुकीली चीज को डालकर उसके बच्चों को उन्हीं क्रिएचर्स की तरह बनाने की कोशिश करता है, ताकि वो उनकी आबादी को बढ़ा पाए और यहाँ सब कुछ खत्म कर दे। ऐसा ही उसने अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी के टाइम भी किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो वो अब अपने काम को टिफनी के जरिए अंजाम देना चाहता है। वो टिफनी के फीटस में अपने वही नुकीली चीज को डाल देता है और वो अपने उसके फीटस को निकालने वाला ही था, लेकिन टिफनी वहां पे उस पर हमला कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि वो इस फीटस के जरिए अपने बच्चों को जिंदा करना चाहता है और वो ये कैसे होने दे सकती है। जोल को तो उन्होंने मार ही दिया, लेकिन अब वो किसी भी निर्दोष को नहीं मरने देगी। एक्चुअली मरने से पहले जोल ने उसके हाथ खोल दिए थे, यानी जाते जाते भी उसने टिफनी को बचाने की पूरी कोशिश की। इस समय तक सुबह हो गई थी और यहाँ टिफनी देख पाती है कि ये दोनों उस रूम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों इस रोशनी को नहीं सह सकते, क्योंकि वो दोनों इतने समय से इस अंधेरे वाले रूम में काफी समय से रह रहे थे। तो ऐसे में अचानक से रोशनी में आना उनको बर्दाश्त नहीं हो सका। टिफनी को समझ आ गया था कि अगर वो इस बच्चे को खत्म कर दे तो ये लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उधर से तब तक वो क्रिएचर भी वहां आने ही वाला था, तो वो उस बच्चे को बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है, जिसके पीछे पीछे वो क्रिएचर भी बिल्डिंग से कूद जाता है और सीन यहीं कट हो जाता है। हमें ये तो नहीं पता लगता कि उस डॉक्टर और उसकी वाइफ का क्या हुआ, बट एट द एंडिंग सीन हम टिफनी को हॉस्पिटल में देखते हैं और डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके बच्चे की शेप कुछ अलग सी है, नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग। टिफनी समझ पा रही थी कि उसके इस बच्चे के साथ क्या गड़बड़ है। इसका मतलब वो बच्चा भी अब वही क्रिएचर बन जाएगा। तो क्या अब टिफनी उस बच्चे को बचा पाएगी? क्या करेगी वो? फिल्म यही एंड हो जाती है।
मुझे ये फिल्म ठीक ठाक ही लगी। फिल्म में काफ़ी जंप स्केयर सीन्स नहीं है, लेकिन इसका प्लॉट काफ़ी अच्छा है। अगर फिल्म की ड्यूरेशन और इन सीन्स को थोड़ा और अच्छा बना सकते तो फिल्म काफ़ी अच्छी होती। आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे और एक्सप्लेनेशन के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।